स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हमेशा से काफी ध्यान खींचा है और बहस भी छेड़ी है। किताब है ओशो की संभोग से समाधि तक। जी। हमारे पास इस किताब पर आधारित एक समीक्षा है, तो आज हम इसी समीक्षा के चश्मे से देखेंगे कि इसमें क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। ये किताब और इसका शीर्षक अक्सर लोगों को थोड़ा चौंकाते हैं या कम से कम सोचने पर तो मजबूर करते ही हैं। तो इस समीक्षा के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि ओशो के मूल तर्क की परतें खोली जाएं, जैसा भी इस विश्लेषण में बताया गया है। हाँ, तो आज हम समझने वाले हैं कि इस किताब का केंद्रीय विचार क्या है, जैसा इस समीक्षा में बताया गया है। मूल बात यह है कि हमारी जो सबसे बुनियादी प्राकृतिक ऊर्जा है, जिसे हम कामुकता या सेक्स एनर्जी कहते हैं, उसे दबाने की बजाय एक ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाया जा सकता है। समीक्षा इसी रूपांतरण, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया पर ही केंद्रित है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इशारा करती है कि ओशो इसे महज एक शारीरिक क्रिया नहीं मानते हैं। उनके लिए ये एक जीवन ऊर्जा है, एक वाइटल फोर्स, जिसके आयाम बहुत गहरे हैं, व्यापक हैं। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और चेतना से भी पूरी तरह जुड़ी हुई है। किताब का नाम ही अपने आप में एक बड़ा बयान है ना, संभोग से समाधि तक। जी। एक छोर पर है वो जैविक ताड़ना, जिसे अक्सर दुनियावी या निचले दर्जे का मान लिया जाता है, और दूसरे छोर पर है आध्यात्मिकता की परम अवस्था, समाधि। जी। ये दोनों जुड़ कैसे सकते हैं? चलिए देखते हैं समीक्षा इस पुल को कैसे समझाती है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसे किताब एड्रेस करती है, और समीक्षा इसी की व्याख्या में जाती है। पारंपरिक सोच तो अक्सर इन दोनों को बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि विरोधी मानती आई है। सही बात है। समीक्षा बताती है कि ओशो इसी विभाजन को ही चुनौती देते हैं। उनके अनुसार ये एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? समीक्षा के मुताबिक ओशो का पहला जोर किस बात पर है? देखिए, सबसे पहले तो समीक्षा ये साफ करती है कि ओशो के नजरिए में जिसे हम सेक्स कहते हैं, वो कोई पाप या कोई गंदगी नहीं है। हाँ। ये उतनी ही स्वाभाविक है जितनी भूख या नींद। समीक्षा इस बात पर बल देती है कि ओशो इसे जीवन की एक मौलिक ऊर्जा मानते हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो हुई प्राकृतिक होने की बात, लेकिन समाज में तो इसे लेकर इतने नियम हैं, इतने बंधन हैं। ओशो इस बारे में क्या कहते हैं? जैसा समीक्षा में बताया गया है। यहीं पर समीक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाती है। ओशो के हवाले से यह विश्लेषण कहता है कि समस्या इस ऊर्जा में नहीं है, समस्या है इसके दमन में, इसे सप्रेस करने में। अच्छा। जब समाज नैतिकता के नाम पर या शायद डर से इस स्वाभाविक ऊर्जा को दबाता है, तो ये खत्म नहीं होती, बल्कि इसका स्वरूप बिगड़ जाता है, ये विकृत हो जाती है, परवर्टेड जिसे कहते हैं। समीक्षा बताती है कि ओशो मानते थे कि बहुत सारी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं इसी दमित ऊर्जा से पैदा होती हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि दमन खुद ही एक नई समस्या पैदा कर सकता है। तो अगर दबाना नहीं है, तो फिर इस ऊर्जा का क्या किया जाए? समीक्षा क्या रास्ता सुझाती है ओशो के विचारों के आधार पर? यहीं पर वो रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन का विचार आता है। समीक्षा जोर देती है कि ओशो दमन के बजाय समझ और स्वीकार की बात करते हैं। समझ और स्वीकार? हाँ, ऊर्जा को दुश्मन मानने की जगह उसे जानने और समझने पर बल है। समीक्षा के मुताबिक ओशो कहते हैं कि अगर इस ऊर्जा को पूरी जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ जिया जाए, बिना किसी अपराध बोध के, तो ये नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठने का साधन बन सकती है। अच्छा। यही ऊर्जा व्यक्ति को समाधि की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। पर व्यवहार में कैसे? समीक्षा ये भी कहती है कि ओशो के अनुसार संभोग का अनुभव भी ध्यान का द्वार बन सकता है। जी। ये कैसे मुमकिन है? क्या समीक्षा इसकी प्रक्रिया पर कुछ रोशनी डालती है? हाँ, समीक्षा इस पहलू को खोलती है। इसमें बताया गया है कि ओशो का दृष्टिकोण काफी हद तक तंत्र के दर्शन पर आधारित है। तंत्र? जी। तंत्र जीवन की किसी भी ऊर्जा को खारिज नहीं करता, बल्कि उसे ही रूपांतरण का माध्यम मानता है। समीक्षा ये स्पष्ट करती है कि ओशो के लिए तंत्र का मतलब सिर्फ कुछ कर्मकांड या तकनीकें नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है, एक होलिस्टिक अप्रोच। तंत्र। इस शब्द के साथ भी बहुत सी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। सही कहा। समीक्षा ओशो के तंत्र आधारित दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित करती है? क्या ये सिर्फ शारीरिक अभ्यासों के बारे में है? नहीं, समीक्षा इस बात को साफ करती है। इसके अनुसार ओशो के लिए तंत्र का आधार दो स्तंभों पर टिका है। पहला, गहन जागरूकता, प्रोफाउंड अवेयरनेस। तो ये क्रिया के साथ साथ एक आंतरिक अवस्था की बात ज्यादा है। जागरूकता और प्रेम, ये तो लगभग सभी आध्यात्मिक मार्गों के केंद्र में है, लेकिन इनको सीधे सीधे कामुकता जैसी बुनियादी ऊर्जा से जोड़ना शायद ही ओशो के विचार को विवादास्पद बनाता है ना? बिल्कुल। समीक्षा इस जुड़ाव को कैसे देखती है? समीक्षा इसी जुड़ाव को ओशो के विचार का मर्म मानती है, सार मानती है।
विश्लेषण ये कहता है कि ओशो का सवाल है, अगर जागरूकता और प्रेम जीवन के उच्चतम मूल्य हैं, तो उन्हें जीवन की सबसे मौलिक ऊर्जा से अलग क्यों रखा जाए? क्यों ना जीवन के हर अनुभव को, जिसमें कामुकता भी शामिल है, इन गुणों से भरा जाए। समीक्षा के अनुसार ओशो मानते हैं कि जब ऐसा होता है तो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से नेचुरली ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, उसका रूपांतरण होने लगता है। अच्छा। वो फिर सिर्फ एक जैविक जरूरत नहीं रहती, बल्कि एक आध्यात्मिक संभावना बन जाती है, स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी। तो कुल मिलाकर समीक्षा जो सबसे बड़ा संदेश रेखांकित करती है वो शायद यही है, ऊर्जा का दमन मत करो, रूपांतरण करो। ये सूत्रवाक्य जैसे बार बार सामने आता है समीक्षा में। बिल्कुल, समीक्षा इसे ओशो के दर्शन की कुंजी मानती है, की नोट। इसका अर्थ गहरा है। ये विश्लेषण दिखाता है कि ओशो मनुष्य की उस ऊर्जा को भी, जिसे अक्सर छिपाया जाता है या जिससे डर लगता है, उसे एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं। उनका कहना है, जैसा समीक्षा बताती है, कि अगर इस ऊर्जा को सही समझ, जागरूकता और प्रेम का स्पर्श मिले तो यही हमें हमारे उच्चतम स्वरूप यानी समाधि या परम आनंद तक ले जा सकती है। ये निम्नतम को उच्चतम से जोड़ने का मार्ग है। ये दृष्टिकोण निश्चित रूप से पारंपरिक मान्यताओं से बहुत अलग है, जहां आम तौर पर आध्यात्मिकता को शरीर या कामुकता से दूर रहने में देखा जाता है, वहीं ये उसे ही साधन बनाने की बात करता है। समीक्षा क्या इस टकराव पर कुछ कहती है, ये जो डिफरेंस है? हाँ, समीक्षा इस अंतर को उजागर करती है। वो बताती है कि समाज अक्सर ऊर्जाओं को नियंत्रित करने, अनुशासन में रखने या दबाने पर जोर देता है। कंट्रोल पर, सही। अपराध बोध, गिल्ट अक्सर इन विषयों से जुड़ा होता है, जबकि ओशो का दृष्टिकोण, जैसा समीक्षा प्रस्तुत करती है, वो मुक्ति और रूपांतरण का है, लिबरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये नियंत्रण से ज्यादा बोध, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। समीक्षा पाठक को ये सोचने पर विवश करती है कि इन दो नजरियों में सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तिगत रूपांतरण में कितना फासला है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, जो हमने समीक्षा के आधार पर की है, तो ये किताब इस विश्लेषण के अनुसार एक यात्रा का नक्शा प्रस्तुत करती है, एक जर्नी मैप। जी। पूर्ण पड़ाव या शुरुआती बिंदु हो सकता है, ध्यान इसकी प्रक्रिया है और समाधि इसका लक्ष्य। और इस सबके मूल में है ऊर्जा को दबाने की बजाय उसे जागरूकता और प्रेम से रूपांतरित करने का सिद्धांत। आपने इसे बिल्कुल सही ढंग से संक्षेपित किया। समीक्षा यही दर्शाती है कि ये कोई खंडित यात्रा नहीं है, कोई फ्रैगमेंटेड जर्नी नहीं है, जहां शरीर, मन और आत्मा अलग अलग हों। ओशो के हवाले से समीक्षा कहती है कि ये सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेम एनर्जी। ऊर्जा नीचे के तलों पर अटकी रह सकती है या फिर उसे ऊपर की ओर प्रवाहित किया जा सकता है। अच्छा। रूपांतरण का मतलब ही है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, अपवर्ड मूवमेंट। इस चर्चा से एक बात साफ है कि ये विचार उत्तेजक है, प्रोवोकेटिव है और हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने को प्रेरित करते हैं। भले ही कोई इनसे सहमत हो या ना हो, समीक्षा हमें ओशो के तर्क और उनके नजरिए को समझने का एक अवसर तो जरूर देती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे वे दो ध्रुवों, काम और अध्यात्म के बीच एक सेतु बनाने की कोशिश करते हैं। और यही किसी भी गंभीर विचार के विश्लेषण का उद्देश्य होता है ना, हमें जानकारी देना, सोचने के लिए नए बिंदु देना। हाँ, ये समीक्षा ओशो के इस विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली विचार को समझने में मदद करती है, बिना किसी पक्षपात के। बिल्कुल। बस उनके तर्क को सामने रखते हुए, जैसा कि किताब में प्रस्तुत किया गया है। तो आज हमने ओशो की किताब संभोग से समाधि तक के केंद्रीय विचारों पर एक नजर डाली। जैसा कि हमें उपलब्ध समीक्षा में विस्तार से बताया गया था, हमने खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे प्राकृतिक ऊर्जा को दबाने के बजाय जागरूकता और प्रेम के माध्यम से रूपांतरित करके उच्चतर चेतना तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा इस समीक्षा का विश्लेषण कहता है। और जाते जाते एक सवाल मन में उठता है जो इसी चर्चा से जुड़ा है। समीक्षा में ओशो का एक दृष्टिकोण दिखाती है ऊर्जा के रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वहां अक्सर ऊर्जाओं को, चाहे वो गुस्सा हो, सेक्स हो या कोई और तीव्र आवेग, कंट्रोल करने या मैनेज करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये बात तो है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों दृष्टिकोण, रूपांतरण और नियंत्रण, एक साथ चल सकते हैं? क्या इनमें कोई तालमेल संभव है? या फिर जैसा कि समीक्षा इशारा करती है कि ओशो के अनुसार ऊर्जा बस ऊर्जा है, एनर्जी इज जस्ट एनर्जी, तो समाज उसके अलग अलग रूपों को, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस को नैतिक रूप से इतना अच्छा या बुरा क्यों मानता है? क्या नैतिकता ऊर्जा के स्रोत में है या उसके प्रकटीकरण की दिशा में? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मनन किया जा सकता है।